हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इंतखाबात का साल है, बहुत सी नई बातें सुनने को मिल रही हैं, बहुत सी नई सियासी जमातें उभरने को तैयार हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन आ चुका है, जहां सबसे बड़ा एतराज़ात जो हुए हैं वो 18वीं तरमीम पर हुए हैं, जिसके तहत सूबों को मज़ीद इख्तियारात मिले थे। सूबों को वफाकी बजट में हिस्सा और इसको इस्तेमाल करने का हक मिला था, और बल्कि है। बलूचिस्तान में सेनेट इलेक्शंस में अपसेट करने वाले आज़ाद ग्रुप ने एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है, जो तमाम नाराज़ मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों और दीगर सियासतदानों को साथ ले जाएगी। तो फिर नाजरीन, इस इलेक्शन में वोट बैंक फिर बढ़ जाएगा। जो हंग पार्लियामेंट की अफवाहें गर्म थीं और हैं, क्या इसके लिए राह हमवार हो रही है, ये एक सवाल बनता है। ज़्यादा सियासी जमातें अक्सर जमहूरियत के लिए नाजरीन अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन इल्ज़ाम तो ये लग रहा है कि ये जमहूरी तरीके से नहीं बनी और ना ही जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बनी। तो जो एक किंग्स पार्टी का एक नाम दिया जाता था, ये किंग्स पार्टी अगर बन गई तो कैसी होगी? जब इनका किंग गायब हो जाएगा तो इस पार्टी का क्या होगा? दूसरी तरफ नाजरीन, एक अहम डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिन पर वज़ीर आज़म के लीडर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनमें आज एक गैर मामूली मुलाकात हुई है। क्या ये मुलाकात हुकूमत अदलिया तनाव में कमी का बायस बन सकती है? हमारे साथ नाजरीन तमाम मौज़ूओं पर बात करने के लिए हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, हमें बलूचिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, और उस ग्रुप के एक अहम रुकन हैं जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहा जाता है बलूचिस्तान से। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ जल्द मौजूद होंगे, और इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काकड़ साहब, आपसे शुरू करती हूँ। ये बताइए, ये जो एक नई पार्टी आप बनाने जा रहे हैं, ये भी आप कह रहे हैं कि जी ये एक वफाकी पार्टी होगी, इसके ऊपर नाम के ऊपर तो आप लोग गौर कर रहे हैं, मगर कुछ ये आपने डिसाइड किया या इसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि इसको लीड कौन करेगा? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। कल इंशाल्लाह हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लाइक माइंडेड दोस्त हैं वो इसका ऐलान करेंगे। इस वक्त तक जो हमारे बीच में तय पाया है वो ये है कि हम एक अबूरी काउंसिल और एक जो है ना मैनिफेस्टो कमेटी, जो कि उसके आइन और मैनिफेस्टो पे काम करेगी, और दूसरी तरफ ये जो अबूरी काउंसिल है इट वुड लीड टुवर्ड्स अ जनरल काउंसिल, और उस जनरल काउंसिल में हम अपने जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और दूसरे जो अहदेदारान हैं उनका चुनाव करेंगे, और जो मेंबरशिप की बुनियाद पे हम उनको इलेक्ट करवाएंगे। इस वक्त तक हम किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इब्तिदा से जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है उसको हम इंटरनलाइज कर पाएँ। छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस इब्तिदा में अपनी पार्टी में ही जमहूरी रवैया ना ले पाए तो कल को हम पार्लियामेंट में या सिविल सुपरवीसी के जो स्लोगन फैसला किया होगा ना काकड़ साहब कि कुछ लोग होंगे जो कंटेस्ट करेंगे कि इस पार्टी को लीड कौन करेगा, उसका कोई प्रेसिडेंट होगा, उसका कोई चेयरमैन होगा, उसके लिए कुछ नाम तो सामने आए होंगे। आप तो कह रहे 2-3 दिन ही रह गए। नहीं, यकीन हमारा कल हम इंशाल्लाह अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन कल हम ये प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी नहीं डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज की कि एक अबूरी काउंसिल के मेंबरान हम बताएंगे, और वो जनरल काउंसिल का इनेकाद करेंगे अप्रैल के महीने में, और उस जनरल काउंसिल के इख्तिताम पे जो 2 दिन का गालिबन होगा, उसके इख्तिताम पे हम तमाम जो अहदेदारान हैं उनका चुनाव करेंगे, हम उन्हें इलेक्ट करेंगे बैलेट के जरिए। ठीक है, एक और सवाल का इजाज़त दीजिए कि 18वीं तरमीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि उसके अंदर मज़ीद तरमीम होनी चाहिए या उसको रोल बैक कर देना चाहिए? देखिए, मैं इस पे कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मेरा जो कॉशियस रिस्पांस है उस पे वो ये है कि 18वीं तरमीम में बहुत सारे सूबों की जो डिप्राइवेशन थी, जो एक आवाज़ सदा तारीखी तौर पर रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में 18वीं तरमीम को इंट्रोड्यूस किया गया।
लेकिन हैविंग सेड दिस, ये कोई गॉस्पल ट्रूथ नहीं है। इंसानों ने अपनी 5000 साल तारीख में एक्सपेरिमेंट्स के बुनियाद पे चीज़ें सीखी हैं, और अगर कहीं पर उस तजर्बे में कुछ चीज़ें ओवरऑल माशरे के लिए दुरुस्त साबित नहीं हुई हैं तो उन्होंने उसमें तब्दीली भी लेकर आए हैं। तो क्या तब्दीली आप चाहेंगे? 18वीं तरमीम उसमें 2 इश्यूज हैं। हमारे यहाँ एक स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स था और दूसरा मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स था। बलूचिस्तान का हमेशा से ये गिला रहा कि उसके पास वसाइल कम है, जो एक हकीकत है। दूसरी तरफ वो जो कम वसाइल बढ़े तो उनकी मिसमैनेजमेंट की भी शिकायत आई। तो अब ये दोनों चैलेंजेस हमारे सामने हैं कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स को भी एड्रेस किया जाए और जो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स है उसको भी एड्रेस किया जाए। मैंने 18वीं तरमीम में अगर बलूचिस्तान के पास पैसा आया है इसलिए नहीं आया कि अनवारुल्लाह काकड़ अरबपति बन जाए। मगर ये बताइए कि अभी जो इनकी एक नई पार्टी उभरने लगी है, आपका तजुर्बा रहा है पाकिस्तान के अंदर कैसे पार्टीज बनती हैं, कैसे पार्टीज बिखरती हैं। वो कह रहे हैं कि वो जमहूरियत अपनाएंगे, इलेक्शंस करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। मगर इलेक्शन से पहले आपको लगता है कि इट्स टू इमेच्योर, इतनी बड़ी पार्टी बन भी सकती है? इतने पेचीदा मामलात हैं, इसको लीड कौन करेगा, ये हल हो जाएंगे वक्त पर? देखिए, कल हमारी सरफराज बुक्टी से बात हुई थी और अभी हम अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बात सुन रहे हैं। तो जो बुक्टी साहब ने बात की थी वो ये थी कि ये बलूचिस्तान बेस्ड पार्टी होगी, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम बाद में दूसरे सूबों में भी जाएंगे लेकिन पहले मरहले में वो बलूचिस्तान बेस्ड पार्टी होगी, और 2018 के इलेक्शन के बाद जो वजीर आजम आएगा उसका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से होगा। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि ये बलूचिस्तान बेस्ड पार्टी होगी, और उन्होंने भी 18वीं तरमीम के बारे में तकरीबन ऐसी ही बातें की थी जैसी कि काकड़ साहब ने की हैं। लेकिन जो काकड़ साहब ने गुफ्तगू की है उसी में सवाल का जवाब आपके मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो 18वीं तरमीम है उसके जरिए जो सूबों को वसाइल दिए गए हैं तो उनकी जो मिसमैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम को अगर आप गौर से उसका एनालिसिस करें तो उसके अंदर तमाम मसाइल का हल मौजूद है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 18वीं तरमीम में कोई मसला नहीं है। असल मसला जो है वो ये है कि उस तरमीम में जो तय किया गया था उस पर सही तौर पे अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद करने में पीपल्स पार्टी भी नाकाम रही, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई वो भी नाकाम है, और अब शायद हकान अब्बासी साहब पिछले कुछ माह से हैं वो भी नाकाम है। और कोई भी अगर डिस्प्यूट पैदा होता है, कोई मसला है, तो 18वीं तरमीम में ये तय किया गया कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएंगे, मसला वहां पे आप तय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, बैनुल सूबाई राब्ते की जो वजारत है, वो सूबों के साथ मिलकर एक कमेटी बनाएगी, वो भी मसला तय कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम में कोई मसला नहीं है। खुद काकड़ साहब कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट है, तो मिसमैनेजमेंट जो है वो एक बैड गवर्नेंस इशू है। बैड गवर्नेंस एक और चीज है, और 18वीं तरमीम पे एतराजात करना ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये कहना कि 18वीं तरमीम शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से ज्यादा खतरनाक है, ये बात जो है ये नाकाबिले फहम है। और मेरा ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि ये शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात में और 18वीं तरमीम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मिसमैनेजमेंट का मसला है तो मिसमैनेजमेंट आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके तय करें। उसका मकसद तो ये नहीं है, मिसमैनेज का मतलब ये नहीं है कि आप उसको शेख मुजीब के 6 नुकात करार दें। बहुत सारे लोगों का ये कहना है जावेद अब्बासी साहब कि 18वीं तरमीम के ऊपर जो है एक बहस छिड़ पड़ी बाजवा डॉक्ट्रिन के बाद, और जिस तरह हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उसको आप मजीद बेहतर करें बजाय कि आप उसको कहें कि जी ये 6 पॉइंट जो मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट से उसकी तरह था। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में कोई ऐसा अटेम्प्ट हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर सोच विचार कर रही है? चूँकि आपके एक मुशीर ने तो कहा है कि जी शायद इसको रोल बैक करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं हामिद मीर साहब की सारी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, ये जब 18 अमेंडमेंट आई है तो इसके लिए किसी एक जमात नहीं बल्कि सारी सियासी जमातें बैठी हैं। ये कंसेंसस था, इसमें बड़ा कायम हुआ है। और शायद कोई आइन के आर्टिकल 102 या 103 है जिनमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई है। और ये एक बड़ी डिमांड थी एक अरसे से सूबों की कि जी हमारी जो अख्तियारात हैं हमें दिए जाएं। और तमाम हुकूमतें जब आती थी और अपनी सियासी जमातें जो अपना मंशूर लेके आती थी वो भी ये बात करती थी। मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम हुआ था, ये काम जो है जारी रहेगा। ना हमारी पार्टी और ना कोई और पार्टी मैं नहीं समझता कि इसको रोल बैक कर सकती है, और ना ही पाकिस्तान के लोग और ना ही ये सुबह इसका अख्तियार देंगे। ये फेडरेशन को हमें मजबूत करना चाहिए। फेडरेशन की मजबूती सिर्फ इसी सूरत में होगी। नहीं तो आपने अपने मुशीर से पूछा नहीं कि उन्होंने? मैं तो मैंने कोई मशीर नहीं सुना। ये मशीर जिसने भी कहा ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल
बिल्कुल अगर किसी ने कहा तो उसने बिल्कुल उसे ये कहने की मैं कहता हूँ कि ये पार्लियामान किसकी इजाजत से कहा उन्होंने? मुझे पता नहीं है, जो आप कह रही है किसी ने कहा होगा, लेकिन हमारी छपी है ना बात, उसके बाद तरदीद नहीं आई हमारी। देखिए अगर कोई एक फर्द अपनी जाती तौर पर कोई राय दे देता है तो पार्टी का ना तो झंडा हो सकता है। हमारी जमात खड़ी है, हमारी जमात 18 अमेंडमेंट के साथ खड़ी है, हम खड़े रहेंगे। और ये हम हाँ, जहाँ मिसमैनेजमेंट की बात हुई है कि अगर कोई सुबह अपना काम ना कर सके, या कोई सुबह अपनी कैपेसिटी ना बढ़ा सके, या किसी सूबे में करप्शन है, या कोई सुबह ये चाहता है कि मुझे रिसोर्सेज मिले और वो पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं लगा सकता, तो वो सुबह जरूर अपने लिए काम करे, सुबह अपनी कैपेसिटी जरूर बढ़ाए, कॉमन इंटरेस्ट में चला जाए मामले को लेकर, अमीर साहब भी कह रहे हैं, और उसके अंदर ये भी तरीका बताया गया है। नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दे दिया गया है। ये जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही सिर्फ जो है कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल की जो मीटिंग बुलाए वो प्राइम मिनिस्टर बुलाए। अगर कोई सूबे का चीफ मिनिस्टर समझता है कि ये इशू जो है वो जाना चाहिए, वो खुद भी ले जा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, और वो एजेंडे में शामिल होगा, उस पर मीटिंग होगी, लिहाजा उसके लिए फोरम मौजूद है। हाँ, तो 18th अमेंडमेंट के लिए अगर कोई चीज रह गई तो उसकी बेहतरी के लिए, सूबों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अगर कोई काम हो सकता है तो जरूर करना चाहिए। क्यों काकड़ साहब, जिस तरह हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं, जावेद अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि इसको आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जा सकते हैं, उसका तौर तरीका 18th अमेंडमेंट में दिया गया है, सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आप उसको वहां पे टैकल कर सकते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों ये तासुर जा रहा है कि हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि 18th अमेंडमेंट को हम डिसलॉज कर दें। हम ये कह रहे हैं, या जी नहीं, कतई इस तरह की बात हमने नहीं की है। हम ये कह रहे हैं कि जो 18th अमेंडमेंट को आप गॉस्पेल ट्रूथ का स्टेटस दे के उस पर अगर गुफ्तगू भी और हेल्दी डिबेट भी जनरेट नहीं करेंगे तो ये माशरे के लिए कोई अच्छी निशानदेही नहीं है। अभी हामिद मीर साहब ने जो कुछ कहा वो मेरे ख्याल में कोई 98% वो बात दुरुस्त है उनकी। साथ में दूसरे साथियों ने जो भी बात की, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं, जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, अगर उस पर हेल्दी अंदाज में डिबेट जनरेट हो जाती है तो इसमें कोई कबात वो ये कह रहे हैं कि ये डिबेट आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कर सकते हैं और उसका तौर तरीका बताया गया है। लेट मी रिस्पॉन्ड। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक वेन्यू हमें दे दिया जहां पे इन चीजों के डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन के लिए या एड्रेस करने के लिए एक फोरम जनरेट हुआ। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए पोस्ट 18th अमेंडमेंट कितने वज़राए आला ने, कितने वज़राए आज़म ने, कितने इजलास, कितने एजेंडास पे किए, ये एक सवाल तो बनता है। क्या हमारे तमाम मसाइल हल हो गए थे? और अगर नहीं हुए तो हमारे वज़राए आला जो हमारे सूबों में थे या दूसरे सूबों में थे, वो या वज़राए आज़म क्यों लेकर नहीं आए? 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं है कि वफाक ने एब्डिगेट कर दिया है, सूबों को छोड़ दिया है। वो एक फादरली फिगर के तहत एक ओवरसाइट रोल तो वफाक का आज भी है। टेररिज्म एक इशू है जहां पे मेरा अपना ये व्यू है कि टेररिज्म और 18th अमेंडमेंट को हमें जरूर रिविजिट करना चाहिए। जो टेररिस्ट आपके यहां आता है, अब लेट मी कंप्लीट दिस, उसको इससे कोई गरज नहीं है कि बलूचिस्तान में वो किसी की जान लेता है, पंजाब में लेता है, केपी में लेता है, सिंध में लेता है, उसके लिए ये सरजमीन एक है। अब मगर अगर हम उसको आईनी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 4 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका हल ढूंढना चाहिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ढूंढे, लेकिन इसके हल की तरफ और हेल्दी डिबेट की तरफ हमें आना चाहिए। इसमें देखें, जब ये 18th अमेंडमेंट पास हो रही थी तो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुई है जी। आज भी अगर कोई ऐसी चीज है तो जो सबसे बेहतरीन फोरम है वो डिस्कशन है, पार्लियामेंट। अगर कोई ये समझता है, लेकिन उससे बेहतर तो यह है कि सबसे पहले CCI में अगर चीफ मिनिस्टर, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा समझता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो डिस्कस होनी चाहिए तो उसको सबसे पहले CCI में ये मामला लेके जाना चाहिए, अपना एजेंडा ले जाना चाहिए, वहाँ डिस्कस करना चाहिए, और अगर वहाँ हल हो जाता है तो उसे वहाँ रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में काकड़ साहब तो अब आपकी राय से मुत्तफिक हैं। लेकिन अगर हम ये बना दें कि देखें सूबे की कैपेसिटी अपनी बिल्डिंग करें तो जरूर अपनी सूबों को कैपेसिटी अपनी जो है वो बिल्ड करनी चाहिए। सूबे अगर चाहते हैं कि वहाँ मिसमैनेजमेंट ना हो और सूबे जो है उनके इख्तियारात जो हैं वो अपने इख्तियारात सही इस्तेमाल करें, जो पैसा यहाँ से जाता है वो पैसा डेवलपमेंट के ऊपर सही तौर पर खर्च होती है, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लिहाजा वैसे बहस अगर हम यहाँ सोसाइटी में छेड़ दें तो वो ठीक नहीं है। तो सोसाइटी में ये बहस छेड़ने की जरूरत नहीं, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में करें। सोसाइटी में भी बहस का हक है। मुझे लेट मी कंप्लीट। देखिए, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, मीडिया
इनको ये हक हासिल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उसको डिबेट करके ये भी अपनी इनपुट दे। पूरी दुनिया में होता है, कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे कॉलमिस्ट को यह हक हासिल है, हमारे मीडिया पर्सनल को हक हासिल है, हमारे एनजीओ सेक्टर्स को यह हक हासिल है, हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स को यह हक हासिल है। बात बताना नहीं को बात बताना किस चीज पे आके आप पूरी तरमीम यानी पूरी 18 अमेंडमेंट में तो डिस्कशन नहीं हो रही है, कोई पॉइंट हो कि ये पॉइंट है जिसको आज डिस्कशन की जरूरत है तो डिस्कस किया जा सकता है। आजादी राय के उसूल के तहत अगर कोई पाकिस्तानी ये समझता है कि 18th अमेंडमेंट को कंप्लीट खत्म होनी चाहिए तो उसके इजहार की हद तक मैं उसके राइट को रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं, वो राइट तो हम भी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं होना है। और अब थोड़ा सा मुझे वक्फा लेने दे, वक्फे के बाद मैं फिर से आती हूँ जो कि बहुत अहम डिबेट है और इस पे डिबेट बहुत जरूरी है ताकि आपकी बात भी जो है हम समझ सके, आपको क्या इतराजात हैं वो भी हम समझ सके। वक्फे के बाद हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुशावरत के साथ ये बात जो है वो ना बन पाए। कम अज़ कम वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा, मैंने ही उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जिस किस्म का रोल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शंस में तो निगरान हुकूमत के ऊपर मुशावरत मशकूक हो गई है। आपने अभी इंटरव्यू किया है खुर्शीद शाह साहब का, आपको क्या लगता है? देखिए, खुर्शीद शाह साहब ने मुझे बताया है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर उनकी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ बाकायदा बात हुई है, एक दफ़ा बाकायदा बात हुई है और अब दोनों जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं और कुछ दिनों में उनकी दोबारा मुलाकात होगी और शाह साहब जो हैं वो भी 3 नाम लेके आएंगे, वो भी 3 नाम लेके आएंगे। अगर मेरा ख्याल है कि खुर्शीद शाह साहब को उनकी लीडरशिप और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उनकी लीडरशिप थोड़ी सी आज़ादी दे तो ये दोनों बड़ी आसानी से किसी एक नाम पर मुत्फिक हो सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये दोनों मुत्फिक ना हुए तो जारी बात है फिर तो फैसला कोई और करेगा। लेकिन अभी जो मैंने खुर्शीद शाह साहब के साथ जो बातचीत किया उसमें आपने ये भी देख लिया कि अब ये जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की और वज़ीर आज़म की, इससे अब अपोजिशन के हलकों में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। वो कहते हैं जी ये टाइमिंग ठीक नहीं है। आज जबकि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कहा मैं 100% नज़रियाती आदमी हूँ तो उनका वज़ीर आज़म जो है वो उसी चीफ जस्टिस के पास जाके मुलाकात कर रहा है जिस चीफ जस्टिस पे तो नवाज शरीफ साहब खुद उनकी पार्टी जो है वो पता नहीं क्या कुछ उनके बारे में कह चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई डील करना चाह रही है। जारी बात है अब ये बात उनको पसंद तो नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर डील की तरफ एक तरफ वो डील की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ वो चेयरमैन सेनेट पे भी तनकीद करेंगे और तीसरी तरफ वो चाहें कि अपोजिशन जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे इत्तेफाक कर ले तो ये काफी खिचड़ी सी पक जाएगी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त फोकस होना चाहिए निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक और साथ ही साथ अगर आप चेयरमैन सेनेट को भी हटाना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर आप चीफ जस्टिस के साथ मिलकर कोई डील भी करना चाहते हैं तो फिर ये काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका फायदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं होगा, उन लोगों को होगा जो सिस्टम को कमजोर करना चाहते हैं। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि जब कोई डील होती है तो लोग इस तरह खुल के नहीं मिलते। इस बार हमने देखा है कि खुल के मिले हैं और रजिस्ट्रार ने ही ये खबर दी है कि जी वो मिल रहे हैं। तो जी क्या मौजू हो सकते थे, क्या बात हो सकती थी जो वो इस तरह खुल के मिले हैं और बातचीत हुई है? क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह नहीं होता कि वजीर आजम खुद जाकर चीफ जस्टिस से मिले। नहीं, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है मुनीज़ा, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। इसलिए मीर साहब मैंने तो इसी तरह की मुलाकातें बहुत सारे वकील समझते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं, ये इसी तरह की मुलाकात माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब की वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हो चुकी है। इफ्तिखार चौधरी साहब वज़ीर आज़म शौकत अजीज के साथ भी मुलाकातें करते थे। हाँ, उससे पहले चीफ जस्टिस साहिबान थे जो पाकिस्तान के जमहूरी अदवार में वो इस तरह नहीं मिलते थे। अलबत्ता डिक्टेटरशिप के दौर में जनरल ज़ियाउल हक और जस्टिस अनवारुल्लाह की खुल्लम खुल्ला मुलाकातें होती थी, ज़ियाउल हक की और मौलवी मुश्ताक हुसैन की खुल्लम खुल्ला मुलाकातें होती थी। लेकिन ये जमहूरी अदवार में ये आप याद करें कि जो इफ्तिखार चौधरी और यूसुफ रज़ा गिलानी की जो मुलाकात हुई थी उसमें कुछ चीजें उन्होंने आपस में सेटल करने की कोशिश की थी जजेस की अपॉइंटमेंट के मसले पे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जरदारी साहब को यकीन दिलाया था कि मैंने मसला हल कर दिया, अब हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन थोड़े ही महीनों के बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं समझता हूं कि इसकी टाइमिंग गलत है इस मुलाकात की। ये ऐसे मौके पे जबकि 2 वजीरों के केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं और उस सूरत हाल में वजीर आजम साहब चीफ जस्टिस को जाके मिलते हैं, तो इसका मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव जो है वो ये था कि हम बड़े नजरियाती हैं, बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, हम इन जजों को नहीं मानते। तो ये तो मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है उसकी आज नफी हो गई है। जी देखें,
मीर साहब एक अपनी राय रखते हैं और उन्होंने अपनी एक राय ज़रूर दी है। ये मुलाकात अगर हुई है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मशवरे से हुई होगी, ज़ाहिर है उनसे कहा गया होगा कि हम मुलाकात करते हैं। और अगर ये उनके पास केसेस थे और वो मुनासिब ना समझते और वो ये कहते कि इस वक्त मुलाकात की ज़रूरत है तो ये बात कर सकते थे। दूसरा ये बात है कि बहुत अरसे से ये एक मामला चल रहा था। अगर आप उनकी तरफ जाएंगे तो वो मुलाकात से इनकार तो नहीं करेंगे, मगर वो ये कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत नहीं, मैंने मुलाकात जब और ये इसका एक इंप्रेशन पड़ेगा कि आपकी कोई डील हो रही है। नहीं, मुलाकात इस तरह नहीं होती कि कोई आदमी सुबह आज उठ के मैं भी जहाँ से चला जाऊँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी अगर जाता हूँ तो मेरी भी टाइमिंग होती है। नहीं, मैं जो बात करना चाह रहा था, बड़े अरसे से ये डिस्कशन की जा रही थी कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के नीचे जो है वो अदारों के दरमियान आपस में जरूर बात होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की दो पोजीशन होती हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है इस कंट्री का। फिर जुडिशरी के जो हेड हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब उनको तो बुलाया नहीं जा सकता और ये मुनासिब भी नहीं है कि उनको बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि मुलाकात है। अगर कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कोई लॉ रिफॉर्म्स के लिए, कोई और बड़ा जो है कि इंसाफ लोगों को मिले और उसके लिए आप कोई कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये अदारे बैठकर, ये अदारों के हेड आपस में बैठकर कोई बात करे तो मेरा ख्याल है कि इसकी शक की इसलिए गुंजाइश नहीं होती कि ना ही कोई कोर्ट पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना कोई इन्फ्लुएंस मानेंगे। हाँ, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूट आपस में बैलें, दोनों मिले और इसको आगे लेके चले। बड़े अरसे से लोग बात कर रहे थे, ये अपोजिशन से भी ये बातें आ रही थी, हमारी जमात के अंदर से भी कुछ लोग कह रहे थे कि आपस में हजारों की आपस में कोई कहीं बैठकर बात होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फोरम यही था जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर के पास 2 पोजीशन है, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और अगर आपस में बैठकर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए, लोगों को सस्ता इंसाफ पहुंचाने के लिए, कोई रिफॉर्म्स लाने के लिए अगर कोई मुलाकात हुई है तो इसको बेहतर देखना चाहिए। 2 घंटे की मुलाकात हुई है, इसकी जो खबरें हैं वो बाद में आएंगी, मगर हम फिर निगरान हुकूमत की तरफ भी बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। ये नई पार्टी बन रही है, सादिक संजरानी साहब जो हैं वो आपकी पार्टी का हिस्सा होंगे या कि आप उनको, आपकी पार्टी का वो हिस्सा नहीं होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस वक्त कि वहाँ पर उनकी न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मैटर करती है। तो हम सारे दोस्तों का ये मुत्तफ़िका फैसला है कि जब तक वो चेयरमैन सेनेट के ओहदे पे फाइज हैं उस वक्त तक वो उनको इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जब वो उससे रिटायर हो जाएं उस ओहदे से, फिर वो उनकी मर्जी है, वो जब भी चाहें हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा, हमें कयूम सुमरो साहब ने ज्वाइन कर लिया है। आपके तो आप उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं। कयूम सुमरो साहब, ये बताइए, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेमो गेट का हिस्सा मुझे नहीं बनना चाहिए था, तो एक तरीके से उन्होंने राह हमवार शायद कर ली है मुशावरत के लिए। क्या इससे जो आपकी एक नाराजगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मियां नवाज शरीफ साहब से के साथ, वो कुछ कम होगी? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी जब सैफुर रहमान के हवाले से एहतिसाब का जो उन्होंने दौर रखा हुआ था और जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को टारगेट किया हुआ था, खुसूसन प्रेसिडेंट जरदारी साहब को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, उसके बाद फिर मियां साहब की ये पोजीशन भी हमने देखी और आपने भी देखी, पूरी दुनिया ने, कि उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने जो कुछ किया वो गलत किया और मेरे से ये नहीं होना चाहिए था। और उनकी पूरी क़यादत, न सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने भी यही अल्फाज कराची में दोहराए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर भी आपने सब कुछ देख लिया कि उसके बाद मियां साहब का जो दौर रहा, खुसूसन ये 4 नहीं, जरूर उनके रोल के बारे में आप बहुत तवील बात कर चुके हैं, मगर आपको क्या लगता है कि अब जो उन्होंने एडमिट कर लिया है तो एक तरीके से आप लोगों की कोई बातचीत चल रही है, उसके नतीजे में किया है, या आप समझते हैं कि इसके बाद आसान हो जाएगा मियां साहब से बात करना? मैं समझ रहा हूँ कि अब वक्त गुजर गया है, मियां साहब, हाँ बिल्कुल गुजर गया है। अब इस हवाले से कोई भी ऐसी उम्मीद रखना, या मियां साहब अगर ये सोच रहे हैं कि इस बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो मेरी तरफ सोचेगी, ये अब नामुमकिन सी बात रह गई है। हमने तो आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी उनकी ऑफर को इस अंदाज में भी कबूल नहीं किया कि हम मियां साहब के कोई भी मेहरबानी किसी भी हवाले से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमरो साहब। काकर साहब, एक छोटा सा सवाल, ये बताइए, MML की भी बात हो रही है, मुत्तहदा मुस्लिम लीग, क्या आप इसका भी हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं जी, हम अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखेंगे। हमारा इरादा यही है कि हम बलूचिस्तान
से रिलेटेड जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसी को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत करें। ठीक है हामिद मीर साहब, इंतखाबात का साल है, बहुत सारे लोग बात करते हैं हंग पार्लियामेंट की, तो इस वक्त जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें बन रही हैं, सियासी जमातें बन रही हैं, आपको लगता है कि वो सांचा बन गया है हंग पार्लियामेंट के लिए? देखें, इसमें जो हंग पार्लियामेंट है वो शायद इसलिए उसका ख़तरा बढ़ रहा है कि जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उन्होंने जो पाकिस्तान के जो बड़े कौमी इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज किया है और वो अपनी अपने इंटरेस्ट की सियासत कर रही हैं। वो तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने मंशूर से हटी हुई हैं और ख़ास तौर पे पिछले 3-4 साल में जो तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो आप देखें कि कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर उनके बंदे मौजूद हैं, लेकिन वो वहाँ पे लेजिस्लेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बाहर जो है अजीबोगरीब किस्म की सियासत करते हैं, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी जो है वो सिंध में गवर्नेंस के हवाले से भी काफ़ी मायूस कुन है। मरकज़ के लेवल पे उसने बहुत से इश्यूज़ पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उससे जो पीपल्स पार्टी का एक जो इमेज था उसको नुकसान पहुंचा है। वो लगता ही नहीं है कि ये पुरानी वाली पीपल्स पार्टी है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ बचाओ तहरीक है और उसका कोई मकसद नजर नहीं आता, वो सिर्फ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रही है। इस सूरत हाल में एक खिला पैदा हुआ है और वो खिला जो है उसको पुर करने के लिए बहुत सी कूतें वो सरगर्म हैं, बहुत से लोग जो हैं वो नई पार्टियां बना रहे हैं। आप देखें सिर्फ ये बलोचिस्तान में नई पार्टी नहीं बन रही, बल्कि आज आप देखें कि एक मशरिक अखबार जो पेशावर से शाया होता है उसके फ्रंट पेज पे एक इश्तिहार शाया हुआ है नई पॉलिटिकल पार्टी का, उसका मैनिफेस्टो भी छप गया है, वहां पे नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। 2-3 दिन पहले लाहौर में एक लाहौर लेफ्ट फ्रंट बना है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो लाहौर में मिलकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह सिंध में भी कुछ अलायंसेस बन रहे हैं। एमएमए भी बन चुकी है। जी मैं उस तरफ एमएमए भी रिवाइव हो रही है। हाँ। तो ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं इन्होंने जो अपना मंशूर जो है उसको नजरअंदाज किया है। इनके जो पुराने वर्कर हैं वो इनसे नाराज हैं और वो इनमें ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। खास तौर पे आप देखें तहरीक इंसाफ में कितनी ग्रुपिंग है, मुस्लिम लीग नून में कितनी ग्रुपिंग है। पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन वो जो पंजाब में उसकी कमजोर तंजीम है वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसकी तो आपको लगता है फिर वो सांचा बन गया है हम पार्लियामेंट के लिए? देखें लगता तो इस वक्त ये है कि कोई भी पार्टी जो है शायद उसको 2018 के इलेक्शन में सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी। बहुत से लोग जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। मैं पंजाब में बहुत से जो सिटिंग एमएनएज हैं मुस्लिम लीग नून के सिटिंग एमएनएज उनको जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर की है ऑफ द रिकॉर्ड कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि पीटीआई जो है उसका ग्राफ अब अवाम में नीचे चला गया है। मुस्लिम लीग नून जो है उसने आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा होगा, आपका ये ख्याल है? जी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं जो विनिंग पोजीशन में है, हाँ। वो एक बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से जीत के आएंगे। और जारी बात है अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब मेरे भाई हैं, तो कोशिश की जाएगी कि जिस तरह चेयरमैन सेनेट एक सादक संजरानी साहब आ गए हैं गैर सियासी किस्म के लोग, तो कोशिश की जाएगी कि 2018 के इलेक्शन के बाद वजीर आजम भी कोई सादक संजरानी टाइप आदमी हो। क्यों जावेद साहब? देखिए मीर साहब ने बहुत सा नक्शा इसका बदला है, पार्टीज के मुतालिक उन्होंने एक राय दी है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि यकीनन पार्टियों में कोई कमज़ोरी ज़रूर हो सकती है, पार्टियों में अंदर है, लेकिन मेरी ये दुआ है कि कोई किंग पार्टी ना बने। अगर तो काकड़ साहब को अपनी पार्टी बना रहे हैं या उनका ग्रुप अपनी पार्टी बना रहा है तो सबको हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत अच्छा है, बहुत सारी पहले भी पार्टीज हैं और अगर कोई और नई पार्टी भी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई किंग पार्टी अगर आगे सिर्फ इसलिए आए कि जनाब हमने फौरी तौर पे जो बड़ी पार्टी है इनको भी तोड़ा जाए, इनके लोग भी तोड़े जाएं, आजाद जिताए जाए, उन्हें हुकूमत दी जाए। जी साहब अबादी साहब एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं आपको भी और बाकियों को भी, किंग्स पार्टी का अंजाम हमेशा वही होता है जो मुस्लिम लीग काफ का हुआ है। जी तो लेकिन एक वक्त में अगर ये बनाने की कोशिश की गई तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी। ये फिर ऐसी तरफ लेके होगा भी कि नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है कि डीलिमिटेशंस के ऊपर जो सारे लोग कोर्ट के अंदर गए हुए हैं वो कहें कि जी निगरान हुकूमत रहे,
2 साल ये चले, फिर जो डिलिमिटेशंस है वो हर पार्टी की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक हो, और फिर इलेक्शन हो, ये भी तो हो सकता है। देखिए, ये इलेक्शन का अल्तवा जो है वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश और ना एक दिन भी इलेक्शन अल्तवा होनी चाहिए। जो क्या टेक और गवर्नमेंट आनी चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए। ECP की जो है जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। डिलिमिटेशन के लिए तो उन्होंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट करेंगे, जो प्रोविजनल रिजल्ट हैं उन पर हम डिलिमिटेशन करेंगे, इसलिए तो हमने अमेंडमेंट किया है। आइन की अमेंडमेंट एक दफ़ा हुई है कि 1 टाइम उनको दिया जाए ताकि ये इलेक्शन डिले ना हो जाए। उस समय आइन की अमेंडमेंट के बाद अगर का इलेक्शन डिले होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ECP की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन टाइम पे कराए। वो उसके पास अभी जा रही है अपीलें, उनका फैसला करें, और अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो एक बेंच बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चली गई है, MQM भी चली गई है। अगर कोई जमात गई तो उन्हें करना चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बड़ा बाख्तियार बना दिया गया है, उनको बड़ी पावर दी गई है। आप इंडिपेंडेंट अदारा, उम्मीद है कि वो ऐसे इंडिपेंडेंट जो है अपना जो है मेरिट पे इलेक्शन करवाएं, और उसके नतीजे में जो जीत के पाकिस्तान के अंदर आए। जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि हम वोट का कदस मांगते हैं, वोट का एहतराम है, मेरा आखिरी सवाल एक रह जाएगा। आखिरी सवाल मैं काकड़ साहब आपसे करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो हामिद मीर साहब ने भी अपने आर्टिकल के अंदर लिख दिया है, और बहुत सारे लोग जो जमहूर पसंद हैं वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर एक शिक है, और वो शामिल कर दी है कि जो शख्स आइन तोड़ने वाले की मदद करेगा वो बगावत में मुलव्विस समझा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आइन से बगावत को जायज़ करार देने का इख्तियार नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो लोग तरमीम करना चाहते हैं 18वीं तरमीम के अंदर, वो शायद इनको ये शिक नहीं पसंद। क्या ये सच है? नहीं, पहले तो मैं इस पर क्यों बुरा मनाऊंगा, इसलिए बुरा नहीं मनाऊंगा क्यों ये तासुर आ रहा है कि हम आइन शिकनों के साथ खड़ा होना चाहते हैं या आइन शिकनी को हम इनकरेज करना चाहते हैं। देखिए, हम आइन को इन टोटालिटी तस्लीम करते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन को